हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे सेल के बारे में और उसका विद्युत वाहक और उसका आंतरिक प्रतिरोध के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, तो उसे हम सेल कहते हैं। या यूं कहें कि कोई विद्युत परिपथ है और उसमें स्थायी रूप से धारा प्रवाहित करने वाली जो युक्ति है उसे भी सेल ही कहते हैं। स्थायी रूप से धारा प्रवाहित तभी होगी जब सेल की रासायनिक अभिक्रिया विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो दोनों परिभाषा सेम है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहां पर क्या है कि सेल जो है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है, रिडक्शन, उसे कहते हैं कैथोड। तो यहां पर ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रोड है उससे अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जैसे कि बात करें यहां पर ये P है और ये N है। P का मतलब धनात्मक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और N का मतलब ऋणात्मक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ये। तो यहां से ये जो विद्युत अपघट्य इसके अंदर भरा हुआ है सेल के अंदर, और अपघट्य के अंदर दोनों जो इलेक्ट्रोड है वो डूबे रहते हैं इसके अंदर। तो इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। जब ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण और अपचयन होता है तो इलेक्ट्रोड और ये जो विद्युत अपघट्य हैं ये आपस में करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का या आवेशों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि बात करें अगर कि ये जो N है यहां पर, ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये यहां से इसके ऊपर जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो अब ये जिस भी धातु का बना हुआ है, जैसे कि मान लो ये बना हुआ है जिंक का, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही यहां से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और जिंक जो है वो आयन जो है जिंक का वो Zn+2 के रूप में इस विलयन में घुल जाएगा। तो क्या हुआ यहां पर, जैसे ही ये यहां से निकला और घूमकर यहां धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर पहुंचेगा, तो इधर कोई जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये ग्रहण कर लेगा। तो यहां पर हो जाएगा उसका अपचयन। तो यहां मान लो ये कॉपर की रोड है अगर, तो कॉपर की रोड होगी तो क्या होगा यहां पर कि इस तरफ अगर कॉपर का आयन है तो वो उस इलेक्ट्रॉन को लेकर इस रोड के ऊपर चिपक जाएगा। तो विद्युत अपघट्य अलग अलग पात्रों में ले सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। तो यहां पर हो क्या रहा है, आवेशों का आदान प्रदान हो रहा है। और ऐसी कंडीशन में क्या है कि एक बिंदु B है जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के पास में है, और एक बिंदु A है जो धनात्मक इलेक्ट्रोड के पास में है। तो इस इलेक्ट्रोड और इस बिंदु इनके बीच में एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। या यूं कह दो कि बिंदु A के सापेक्ष इस इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है इस वाले धनात्मक इलेक्ट्रोड का, वो होता है V+, इसको लेते हैं V+, और ये ग्रेटर देन 0 होता है, 0 से बड़ा होता है। इसी तरह बिंदु B के सापेक्ष ये जो इलेक्ट्रोड है इसका जो विभव होगा वो होगा माइनस का, यहां लिख देता हूं मैं, -V-। तो ये जो V- आ रहा है पीछे वाला माइनस, इसका मतलब है कि ये दिखा रहा है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का विभव है ये, और ये भी 0 से बड़ा है। नेगेटिव कब होगा, जब आगे वाला 0 से गुणा होगा। ये थोड़ा सा ध्यान देना यहां पर। तो धनात्मक इलेक्ट्रोड का जो विभव है बिंदु A के सापेक्ष वो हो गया V+, और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का जो विभव है बिंदु B के सापेक्ष वो हो गया -V-।
तो इस प्रकार का ये एक अरेंजमेंट है। यहाँ पर आपको Cu ये आयन वगैरह नहीं बताने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल इतना जान देना है कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, और विद्युत धारा जो होती है वो धनात्मक इलेक्ट्रोड से चलकर ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है। और अंदर जो विद्युत अपघट्य हैं उसके अंदर जो धारा चलेगी वो चलेगी आयनों के माध्यम से। बाहर चलेगी इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, अंदर चलेगी आयनों के माध्यम से। तो इससे क्या होगा, बाहर जो रुकावट है, धारा के मार्ग जो रुकावट है, उसको हमने दर्शाया कैपिटल आर से, यानी बाहरी प्रतिरोध हो गया। और अंदर जो रुकावट आएगी यहां पर आयनों के द्वारा या विद्युत अपघट्य के द्वारा धारा के मार्ग जो बाधा आएगी, जो रुकावट आएगी, उसको हम कहेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो यहां पर एक वर्ड आएगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और उसे स्मॉल आर द्वारा व्यक्त करेंगे। ये कैपिटल आर है बाहरी, इसी के द्वारा दर्शाया गया है शॉर्ट के रूप में। जैसे कि पूरा नीचे वाला जो सेल है इसको प्लस और माइनस से दर्शा दिया। ये डायग्राम ए हो गया, ये डायग्राम बी हो गया। तो इस परिपथ को इसके रूप में हम दर्शा सकते हैं। ये पूरा ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है। ये पॉजिटिव वाला जो है ये प्लस का हो गया, ये नेगेटिव वाला यहां पर माइनस का हो गया। तो ये प्लस माइनस, प्लस वाला जो पोर्शन है प्रतीक होता है उसको थोड़ा बड़ा दिखाते हैं और माइनस वाला थोड़ा छोटा दिखाते हैं। ये उच्च विभव पर होता है, ये निम्न विभव पर होता है। तो धारा जो है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो ये सेल का अरेंजमेंट है। अब देखो यहां कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि विद्युत परिपथ में स्थायी धारा बनाए रखने के लिए एक सरल युक्ति जो है वो सेल कहलाती है। इसी परिभाषा ये भी कर सकते हैं हम कि भाई ऐसी युक्ति जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे, तो वो भी इसी की परिभाषा है। अब देखो सेल के दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक कहलाते हैं, और ये विद्युत अपघटनी विलयन में डूबे रहते हैं। विद्युत अपघटनी विलयन होता है जो आयनों का विलयन होता है, उसके अंदर ही डूबे रहते हैं। विलयन में डूबे इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य के साथ क्या करते हैं, आवेशों का आदान प्रदान करते हैं, और धनात्मक इलेक्ट्रोड के ठीक पास वाले विद्युत अपघटनी विलयन के किसी बिंदु ए, यानी विद्युत अपघटनी का बिंदु ए है जो धनात्मक इलेक्ट्रोड के पास में है, तो इनके बीच में जो विभवांतर होगा वो होगा V+, जो हमने पहले यहां पर डिस्कस किया था। इसी प्रकार ऋणात्मक इलेक्ट्रोड तथा उसके ठीक पास बिंदु है कोई, अगर विद्युत अपघटनी विलयन के पास में कोई बिंदु है जैसे कि यहां पर B, तो इसके बीच में जो विभवांतर होगा वो होगा -V-। तो -V- में ये V- जो है ये 0 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है। तो ये इनके विभवांतर होते हैं बिंदु ए और इस इलेक्ट्रोड के बीच में। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड का बिंदु ए के सापेक्ष जो विद्युत विभव है वो V+ होगा, और इलेक्ट्रोड का बिंदु बी के सापेक्ष जो विद्युत विभव है, ये जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है उसका होगा -V-। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बेसिक सा, और ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट करने हैं। अब देखें सेल का विद्युत वाहक बल। तो अगर इस सेल से बाहरी परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, जैसे कि मान लो ये जो R है ये अनंत हो गया, तो R अगर अनंत होगा तो हमें पता है कि I बराबर होता है V/R। तो अगर R को अनंत माने उस कंडीशन में क्या होगा, बट्टे में अगर अनंत आ रहा है तो इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो धारा का मान बाहरी परिपथ में 0 हो जाएगी। या यूं कहो कि अगर सेल से बाहरी परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, उस कंडीशन में जो P और N है, जो इसके इलेक्ट्रोड है, उसके बीच में जो विभवांतर होता है उस विभवांतर को कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। तो यहां पर इसकी परिभाषा दी हुई है कि जब सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों P तथा N के मध्य विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे E से व्यक्त करते हैं, और विद्युत वाहक बल को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव
फोर्स और शॉर्ट में नाम है इसका ईएमएफ। तो ई बराबर वी प्लस, ये हमें इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर देखना है। तो देखो यहां का तो था V प्लस, इसका था माइनस V माइनस, तो विभवांतर में यह माइनस आएगा V प्लस माइनस में, और ये आ गया इसका नेगेटिव वाले का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो V प्लस प्लस में ये V माइनस, यानी ये माइनस जो पीछे आ रहा है ये दर्शाता है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड का विभव है ये। तो ये दोनों जो मान होते हैं, योग जो होता है ये ग्रेटर देन जीरो होता है, जीरो से बड़ा होता है। तो ये है विद्युत वाहक बल जब सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो। लेकिन जब R का कुछ परिमित मान हो, यानी कुछ न कुछ मान हो, अनंत ना हो, या यूं कहो सेल के बाहरी परिपथ में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, उस कंडीशन में क्या होगा कि धारा जो है वो R से होकर फिर यहां आएगी D से N, N से B, B से A से वापस P, इस प्रकार एक ये अपना परिपथ पूरा करेगी धारा जो है, इसके चारों ओर ये प्रवाहित होगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि उस स्थिति में जो P और N के बीच में जो विभवांतर है उसे कहते हैं सेल की टर्मिनल वोल्टता। तो यहां पर ये P और N के बीच में जो विभवांतर आएगा उस स्थिति में वो मिलेगा हमें V बराबर इसका और इसका विभवांतर, तो जो हमने ऊपर लिया था वही आ जाएगा, और माइनस में किया यहां पर IR। R क्या था, छोटा वाला R क्या है, छोटा वाला R है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। माइनस जो चिन्ह है वो दर्शाता है कि परिपथ के बाहर जो धारा है उसकी दिशा देखो C से D की ओर है इधर, और अंदर जो है वो B से A की ओर रहेगी, यानी धारा यूं आके यूं जाएगी, फिर यूं आई, फिर यूं गई। तो कहने का मतलब है सेल के बाहर धारा की दिशा अलग है और अंदर जो है धारा की दिशा अलग है, इसके कारण यहां पर ये माइनस का चिन्ह आया है। तो ये जो IR ओम के नियम से देखते हैं हम कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। अब आंतरिक प्रतिरोध यहां पर छोटा r है, तो हम यहां पर IR ले सकते हैं सेल के अंदर की अगर बात करें तो, और छोटा वाला R जो है वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, किसके अंदर, विद्युत अपघट्य के अंदर। तो ये मिला हमें। अब इससे क्या है, देखो यहां पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V बराबर, अब ये क्या है, ये तो विद्युत वाहक बल है यहां पर, तो यहां कर दो E और ये आ जाएगा यहां पर माइनस में IR। तो ये टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला है, और यहां से अगर हम E का मान निकालें तो IR का ट्रांसफर उस तरफ कर सकते हैं अपन। तो यहां से हम देखो धारा का मान निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध का R का मान भी निकालना है, अलग अलग टर्म्स हम यहां से निकाल सकते हैं। अब देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध देखा हमने कि जो इलेक्ट्रोड है इनके बीच में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसमें जो बाधा उत्पन्न हो रही है किसके द्वारा हो रही है, विद्युत अपघट्यों द्वारा। उसी बाधा या उसी अवरोध को कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसे छोटे r से व्यक्त करते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, हम जानते हैं कि V बराबर E माइनस IR होता है, और इसको यहां लाओ, इसको यहां लाओ, तो यह हो गया IR बराबर E माइनस V, और यहां से जो R मिलेगा आंतरिक प्रतिरोध का मान वो मिलेगा हमें E माइनस V बट्टे में I जो है यहां डाल दो। तो ये आंतरिक प्रतिरोध का हमें फॉर्मूला मिल गया, इसी को याद रखना है। तथा जो परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है I का जो मान है वो भी हमें यहीं से मिल जाएगा। तो देखो यहां पर कि एक तो हमारे पास सीधा डायरेक्ट इसकी द्वारा हम निकाल सकते हैं, जैसे कि I बराबर E माइनस V बटा R, एक तो ये है। दूसरा हमें निकालना है इससे, ये जो पहला समीकरण आ रहा है इससे निकालना है। तो देखो चूंकि V बराबर E माइनस
आई आर। और ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर होता है कैपिटल आई आर, क्योंकि V जो है वो बाहरी परिपथ में धारा बह रही है, उसी कारण जो इलेक्ट्रोडों के बीच के अंदर जो विभवांतर है वो है। तो यहाँ पर इस कैपिटल V की जगह आपको रखना है आई आर। तो यहां हो जाएगा ये आई आर बराबर E माइनस आई आर। अब देखो इसको इस तरफ ट्रांसफर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आई आर माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का इस तरफ गया तो आई आर बराबर में E, और यहां से I कॉमन लेंगे तो R प्लस आर बराबर E। और फाइनली हमारे पास में जो I का मान मिलेगा वो मिलेगा विद्युत वाहक बल E बटा R प्लस आर। एक फॉर्मूला ये याद रखना है हमें, ये इसके रूप में है बाहरी प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध के रूप में। और ये जो धारा का मान है यहां पर, यहां केवल और केवल ये आंतरिक प्रतिरोध के रूप में ये है। अब क्या हो अगर बाहरी प्रतिरोध 0 हो जाए? देखो बाहरी प्रतिरोध अगर अनंत हो जाए तब तो इसके अंदर धारा बहेगी नहीं, धारा प्रवाहित होगी नहीं। लेकिन जब बाहरी प्रतिरोध R का मान यहां पर 0 हो जाए, उस कंडीशन में हमें जो I मिलेगा वो मिलेगा अधिकतम। अब देखो इसमें जब बड़े वाले R का मान 0 हो जाए तो देखो जब R बराबर 0 हो तो हमें जो धारा मिलेगी वो मिलेगी अधिकतम I मैक्स बराबर विद्युत वाहक बल E बटा उसका आंतरिक प्रतिरोध छोटा वाला R। ये अधिकतम धारा सेल से प्रवाहित होगी, लेकिन ये सेल को नुकसान कर सकती है, सेल को क्षतिग्रस्त कर सकती है ये। अब देखो ये जो धारा है बहुत अधिक है, तो सेलों को क्षति से बचाने के लिए सेलों में जो धारा होती है, जो अनुमत धारा होती है, जिनकी जितनी परमिशन होती है वो थोड़ी सी इससे कम होती है ताकि सेलों को क्षतिग्रस्त होने से बचा जा सके। तो यहां पर ये आई मैक्स बराबर E बटा आर जो है, इससे थोड़ी सी कम धारा इसके अंदर प्रवाहित होगी, किसके द्वारा? सेल के द्वारा।